हेलो एंड गुड इवनिंग क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 24 तारीख से, उसके लिए मैं ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसको वीवीआई भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में भेटाएंगे ही भेटाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, मिस मत कीजिएगा, स्किप भी नहीं कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार इसको सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, तो सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था, ठीक है, वो किया था इरेटोस्थेनेज ने। ठीक है, इसीलिए इसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन इनमें से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूगोल जो है उसके दो उपागम है, मतलब इसको पढ़ने का अप्रोच, दो अप्रोच है। ठीक है, एक था प्रादेशिक उपागम, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, तो प्रादेशिक उपागम जो किए थे वो किए थे कार्ल रिटर। ठीक है, ये लेके आए थे कार्ल रिटर ने। ठीक है, और ये क्रमबद्ध उपागम जो लेके आए थे वो लेके आए थे हमबोल्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, इसके ऑप्शन ये सब है, जियोग्राफी, जियोग्राफोस, जियोग्राफी या जियोग्राफोस। ठीक है, तो जो भूगोल शब्द जो बना है, जियोग्राफी जो बना है वो बना है जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? अभी हम लोग देख चुके थे क्रमबद्ध उपागम का। ठीक है, वो कौन? हमबोल्ट। ठीक है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, अधिवास भूगोल, आप जान रहे हैं कि अधिवास मतलब क्या होता है? आवास, जहाँ पे जनसंख्या, मानव जनसंख्या रहती है, और जनसंख्या भी मानव संबंधित रहती है। ये किसका संबंध किससे होगा? ये होगा आपका मानव भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल की एक शाखा इनमें से कौन सी है? ठीक है, कौन सा शाखा मानव भूगोल का है? ठीक है, वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या आर्थिक भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल जब पूछा है, ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि वनस्पति, ये सब, ठीक है, वनस्पति, जलवायु और भू आकृति, ठीक है, ये भौतिक भूगोल की शाखा है, क्योंकि इसमें हम लोग अर्थ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल जिसमें मानव, पैसे से संबंधित, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास होगा, इसका आंसर याद रखिएगा आप, ये है आपका टॉलमी। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित प्रारूप क्या है? ठीक है, जीआईएस का फुल फॉर्म पूछ दिया। ठीक है, तो ये है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? आर्थिक भूगोल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल में आप जान रहे हैं कि पैसा से संबंधित होगा। ठीक है, तो कृषि में भी पैसा संबंधित हो जाता है, उद्योग भी संबंधित हो जाता है, पर्यटन में, लेकिन मानसून जो है ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? ठीक है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो थ्योरी जो भी दिया गया था उसमें सबसे ज्यादा किस पे भरोसा किया जाता है? ठीक है, तो वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, चलो बता देते हैं, ये है आपका एडविन हब्बल। ठीक है, बहुत जगह आंसर इसका लेमेंत्रे भी होता है। ठीक है, तो शुरुआत में थ्योरी दिए थे एडविन हब्बल ने, बाद में इसको पॉपुलर कराया लेमेंत्रे, इसलिए ऑप्शन में आपको लेमेंत्रे भी देखने मिलेगा। दोनों साथ में नहीं मिलेगा, एक ही आंसर होगा, लेमेंत्रे होगा या एडविन हब्बल होगा, दोनों आप सही है। सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति, ठीक है, ये माना जाता है निहारिका सिद्धांत है, जिसने जो दिए थे इसको वो दिए थे लाप्लास। ठीक है, इसमें बताया गया था कि शुरुआत में सौरमंडल जो बना था वो एक गैस का बुलबुला से बना था। ठीक है, नेबुला जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वही जब शुरुआत में जो ऊपर की गैसें थे वो हट गई और बीच में घूर्णन के कारण बीच के जो ठोस पदार्थ हैं वो एक जगह रह गई। ठीक है, उसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ। निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो ये लाप्लास ने किया था। आपको लाप्लास याद रखना, इसका समर्थक कांट भी थे, इसलिए कांट में भी ऑप्शन रखता है, लेकिन लाप्लास। ठीक है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो ये है आपका 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातुएं प्रमुख है? ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग नाम है, सियाल, सीमा
और नीफे। ठीक है, ये था आपका क्रस्ट, ये है आपका मेंटल, ये है आपका कोर। ठीक है, क्रस्ट जो बना है वो सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, सियाल। सीमा जो बना है वो बना है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। निफे ये बना है निकल और फेरस मतलब लोहा। ठीक है, तो कहा है निकल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? ठीक है, क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? ठीक है, क्रस्ट की मोटाई सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल। क्रस्ट जो बना हुआ है ना, तो वो इस तरह से नहीं है, वो इस तरह से है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोटाई जो होता है वो यहाँ होता है। पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है? पी तरंगे जो गुजरती है वो गुजरती है आपका ठोस और द्रव दोनों। ठीक है, एस तरंगे जो होती है वो केवल ठोस माध्यम से नहीं सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है, द्रव से नहीं गुजरती। इसलिए हमको पता चलता है, इसलिए जब तरंगे आती है, ठीक है, तो इधर ठोस और द्रव दोनों से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जब एस तरंगे आती है तो यहाँ केंद्र में आके वो छिप जाती है, इधर उसका एस तरंगों का कोई भी नामो निशान नहीं पता चलता, जिससे हमको ये जानकारी मिला था कि जो कोर है वो लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो पी तरंग ठोस और द्रव दोनों में, एस तरंग सिर्फ ठोस में, द्रव जहां भी मिला वो वहीं पे विलुप्त हो गया। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट चट्टान है वो आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होती है? लावा धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो मजबूत चट्टान बन जाता है। ठीक है, उसी से बना है ग्रेनाइट। वैज्ञानिक समय मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? युग, कल्प, काल या अवधि? ठीक है, तो वो है आपका, वो इयोन है। ठीक है, इयोन। ठीक है, आपको या तो इयोन मिलेगा या तो ऑप्शन में कल्प मिलेगा। इसी कल इयोन को इंग्लिश में इयोन बोलते हैं, हिंदी में कल्प बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इयोन या कल्प। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने समय पहले मानी जाती है? ठीक है, तो 4.6 अरब वर्ष सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार का पिंड है? सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, किस प्रकार का पिंड है ये है तारा। ठीक है, लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? लिथोस्फीयर जो क्रस्ट है हमारा, ठीक है, जो हमारा क्रस्ट है, ठीक, जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, और ऊपरी जो मेंटल है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। तो कहाँ है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। अस्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है हॉयल। ठीक है, ये इसके समर्थक थे इसलिए इसका नाम आया है। बाकी आपको याद रखना, हॉयल, अस्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल ने दिया था। बिग मैंग होने के कितने मिनट बाद प्रथम परमाणु नाभिक का निर्माण हुआ था? तो बिग मैंग जो हुआ था, सबसे पहला जो परमाणु बना था वो बना था 3 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है, कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 6370 किलोमीटर। ठीक है, आप सब सुनते जाइएगा। ठीक है, आपको बस दिमाग में बैठ जाएगा होगा। निखिल में से कौन सा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष जानकारी देता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, ज्वालामुखी जब लावा निकलेगा तो हमको दिखेगा, खनन जब होगा तो हमको दिखेगा, उल्कापिंड जब होगा तो हमको दिखेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बोल रहा है तो उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता भूकंपीय तरंगे, ठीक है, तरंग को हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे इसका आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मनुष्य द्वारा भीतर अब तक अधिकतम कितनी गहराई तक खुदाई की गई है? ठीक है, तो ये रूस का एक कोई कोला क्षेत्र है। ठीक है, रूस का कोई कोला नाम का क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे 12 मिनटों तक खुदाई की पाए, उसके बाद नहीं खुदाई हो पाया। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? ध्रुवों पर, मकर रेखा पे, विषुवत रेखा पे या कर्क रेखा पे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा पे। भूकंपीय तरंगों को दर्ज कराने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगों को दर्ज कराने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोग्राफ? थर्मामीटर तो टेम्परेचर मापता है, ठीक है, बैरोमीटर तो वायु दाब मापता है। ये है तुम्हारा सिस्मोग्राफ आंसर। निम्न में से कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है? हम लोग देख लिया, सिर्फ ठोस में चलेगा, वो चलेगा कौन? एस तरंगे। पी तो ठोस और द्रव दोनों में चलता है। रिएक्टर पैमाना किसे मापता है? रिएक्टर पैमाना जो मापता है वो मापता है तीव्रता को। किसकी तीव्रता को? ये भूकंप की तीव्रता को मापता है।
सॉरी, क्रूड मुख्यतः किन धातुओं से मिलकर बना, ये सब तो जिक्र हो चुका है, तो जल्दी खत्म करते हैं इसको। लोहा और निकेल, नीफे। ठीक है, एस तरंग क्रोड में ना पहुंचने से क्या निष्कर्ष निकलता है? एस तरंग चूंकि क्रोड तक नहीं पहुंचा, क्रोड तक पहुंचता है विलुप्त होता है, उसके बाद से नहीं निकल पाता क्रोड। क्यों? क्योंकि पता है कि क्रोड, इससे पता चलता है कि क्रोड क्या है, तरल अवस्था में पता चला। ठीक है, तरल अवस्था में। एस तरंगों की, पी तरंगों की प्रमुख विशेषता क्या है? पी तरंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ये दोनों में चलता है। इधर ये पी तरंगों की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल ठोस में चलता है, केवल तरल में चलता है, ठोस और गैस तीनों में चलता है, केवल सतह चलता है? नहीं, केवल ठोस और द्रव में चलता है। ऑप्शन गलत है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अधिकेंद्र कौन सा स्थान होता है? भूकंप का अधिकेंद्र कौन सा स्थान होता है? ठीक है, तो भूकंप जहां से स्टार्ट होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं फोकस, और जहां पे धरती पर जहां पे सबसे पहले पहुंचता है, वो जिस इलाका में पहुंचता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसी को अधिकेंद्र। ठीक है, तो कहाँ पे? उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पे। ठीक है, उद्गम केंद्र फोकस के ठीक ऊपरी सतह पे, फोकस के ठीक ऊपरी सतह पे। इनमें से कौन सी प्रक्रिया अंतर्जात बल का उदाहरण है? अंतर्जात बल क्या होता है? वैसा फोर्स जो धरती के अंदर लग रहा हो। ठीक है, हमको पता ना चल रहा हो। ठीक है, और वो धरती के अंदर लगा हो। ठीक है, तो इसका आंसर है पर्वत निर्माण, क्योंकि पर्वत निर्माण जब होता है तो दो प्लेटें आपस में टकराने से, क्या प्लेट देखते हैं टकराने से? नहीं देखते हैं, वो अंदर टकराई जिस कारण हिमालय बना या कोई और पर्वत बना। ठीक है, तो वो पर्वत निर्माण आंसर। पृथ्वी की सतह के लगभग कितने परसेंट भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं? ठीक है, तो ये कितने हैं? 29% भाग पे महाद्वीप फैले हैं, बाकी 71% पानी है, ये आपको पता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सबसे पहले किसने बताया था कि महाद्वीप जो है वो अलग अलग हुए थे? शुरुआत में सब एक जगह थे, बाद में ये अलग अलग हुए महाद्वीप। कौन बताया था? ये बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किस वर्ष बताया था ये बताया था 1912 में। ठीक है, पेंजिया से क्या आशय है? पेंजिया से क्या आशय है? ठीक है, पेंजिया क्या था? पेंजिया क्या था? पेंजिया था कि कई छोटे द्वीपों का समूह था या एक विशाल संयुक्त भूभाग। पेंजिया क्या था? शुरुआत में जब बताया था वेगनर वगैरह, जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, तो वो बताया था कि शुरुआत में सब जमीन जितना भी महाद्वीप है सब एक जगह था। ठीक है, उसको बोला था पेंजिया, और जितना पानी बाहर बाहर सब पानी था उसको बोला बाद में पैंथालासा। ठीक है, यही पेंजिया बाद में टूट के बहुत सारे अलग अलग महाद्वीप बन गए। ठीक है, तो पेंजिया से क्या आशा है? कई छोटे द्वीपों का समूह या एक विशाल संयुक्त भूभाग, ये आंसर। ठीक है, पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? पैंथालासा कहा जाता है। लोरेंसिया किसका उत्तरी भाग था? ठीक है, तो यही पेंजिया जब टूटा था, ऊपरी भाग को लोरेसिया कहा गया, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो लोरेसिया किसका उत्तरी भाग किसका था? तो गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग था ये। ठीक है, गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग था और लोरेसिया। ठीक है, लेकिन वैसे दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। निम्न में से कौन सी लघु प्लेट का उदाहरण है? ठीक है, आपको लघु प्लेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सात जो मेजर प्लेट हैं वो आपको याद रखने की जरूरत, बाकी जो भी पड़ा। ठीक है, जैसे जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, है ना, उसके नाम पे बड़े बड़ी प्लेटें हैं। यूरेशिया प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक है, और आपका हो गया प्रशांत प्लेट है, उत्तरी उत्तरी अमेरिका प्लेट है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह से 7 बड़ी बड़ी महाद्वीप के नाम पे जितने प्लेट हैं वो सब बड़ा प्लेट है, बाकी उसको छोड़ दो। नजका प्लेट क्या कोई महाद्वीप है क्या? नहीं, तो ये नजका प्लेट हो जाएगा आपका। इसके जो ये सब छोटा प्लेट है। दो प्लेटों के आमने सामने टकराने पर बनने वाली सीमा क्या होती है? देखो, प्लेट टकराने का जो गति होता है वो 3 गति होता है। ठीक है, तीनों गति आपको जानना। एक होता है अपसारी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, और एक होता है रूपांतर। ठीक है, तीनों के बारे में जान लीजिएगा। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, अभिसारी, जिससे पर्वत निर्माण होता है, पर्वत बनता है। ठीक है, एक होता है अपसारी, जब प्लेटें उल्टा डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, और रूपांतर, जब प्लेटें आगे पीछे ट्रेवल करती हैं, समांतर डायरेक्शन में आगे पीछे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो वो होता है रूपांतर। तो दो प्लेटों के आमने सामने टकराने पर बनने वाली सीमा क्या कहलाती है? तो आमने सामने टकरा रहा है, अपने सामने टकरा रहा है, तो क्या होगा? ये अभिसारी। विश्व की सबसे बड़ी प्रमुख प्लेट कौन सी है? सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो जान रहे हैं प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो प्रशांत प्लेट सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटों
की गति का मुख्य कारण माना जाता है क्या? प्लेटें जो खिसक रही हैं उसके बारे में क्या क्या का बताइए, प्लेटें क्यों खिसक रही हैं? तो क्रस्ट के नीचे, ठीक है, क्रस्ट के नीचे जो एक संवहन धारा बोल सकते हैं हम लोग, मेंटल संवहन धारा, जितने भी रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, है ना, रेडियो एक्टिव जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वो आपस में जब जलते हैं, जब ज्वाला उत्पन्न होते हैं, तो वो गति करते हैं, वो मूव करते हैं, उसका जो भाप क्रिएट होता है वो मूव करता है, जिसके कारण इसके मूवमेंट के कारण ऊपर की जो प्लेटें हैं वो गति करती है, ठीक है। तो मेंटल संवहन धाराएं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिमाण इनमें से क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, ठीक है, कैसे पता चलता है हम लोगों को कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी हुआ था, कि प्लेटें अलग अलग बटी थी, कैसे पता चलता है? तो जो पर्वत निर्माण होता है, पर्वत निर्माण होता है, ठीक है, कि जो पर्वत है जितना भी बना है, जो भी पर्वतें बना है, पर्वत बनेगा कैसे? टकराने से बना होगा, ठीक है, तो इससे पता चलता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संबंध किस प्राचीन भूभाग से था? ठीक है, भारत का संबंध किस प्राचीन भूभाग से था? लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, मतलब भारत किसका भाग है? ठीक है, तो लोरेशिया तो उत्तर भाग था, उत्तरी पार्ट था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत हमारा। महासागरीय अधस्थल विस्तार का संबंध किससे है? ठीक है, तो महासागरीय जैसे हम लोग को पता था कि महासागर नॉर्मल इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पानी होता है, यहाँ पानी होता है, यहाँ पानी होता है, इस तरह करके, ठीक है, यहाँ पे जमीनें जमीनें, ठीक है, लेकिन बाद में महासागरीय अधस्थल विस्तार में हमको आगे पता चलता है कि जितना ऊपर खाबड़, है ना, धरती है, जितना पृथ्वी जितना हमको ऊपर दिखता है क्रस्ट पे, उससे कहीं नीचे, ऊपर खाबड़, उससे कहीं ज्यादा ठीक है, संरचना नीचे बना हुआ है, ठीक है, वही बताता है महासागरीय अधस्थल विस्तार, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि महासागर के अंदर बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कटक हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग गड्ढा, है ना, वो पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य महासागरीय पर्वत श्रृंखला से। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, प्रशांत महासागर में, ठीक है, एक जगह है, सॉरी, प्रशांत महासागर में एक जगह है, ठीक है, जो जिसके चारों ओर ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा गया, ठीक है, तो वो ज्वालामुखी पेटी से। गोंडवाना लैंड का भाग निम्न में से कौन सा था? एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था, या उत्तरी अमेरिका? ठीक है, तो वो था एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित प्रक्रिया बता दी, तो अंतर्जनित प्रक्रिया होता क्या है? ठीक है, जो धरती के अंदर कोई बल हो रहा है, ठीक है, वो सब, ठीक है, तो कौन सा होगा? निक्षेपण, ज्वालामुखी क्रिया, अपक्षय, अपर्दन, ठीक है, तो नीचे क्या होता है? वो ज्वालामुखी क्रिया होता है, अंदर क्या होता है पता नहीं, बाहर जब ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, तब हमको पता चलता है। अपक्षय का मुख्य कार्य क्या है? अपक्षय किसको बोलते हैं? अपक्षय कहते हैं कि कोई भी चीज का अपने आप विघटन हो जाना, ठीक है, तो वो क्या होता है? चट्टानों का विघटन, अपने आप अलग हो गया, चाहे वो तापमान ज्यादा कम होने के कारण हुआ, या तो सूक्ष्म जीव किसी चीज का खा हो गए, खत्म कर दिए, तो वो सब होता है अपक्षय। भौतिक अपक्षय किस कारण से होता है? सामान्य परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होने के कारण, रासायनिक क्रिया के कारण, ठीक है, या जैविक क्रिया के कारण, या सभी, ठीक है। तो अगर सूक्ष्मजीव भी किसी चीज को छोटा कर दिया, बड़ा से छोटा कर दिया, तो वो भी अपक्षय है, ठीक है। नदी तालाब अगर बहुत तेज स्पीड में नदी गया और चट्टान को 2 टुकड़ा में कट गया और धीरे धीरे करके उसको खत्म कर दिया, वो भी अपक्षय है, मतलब सभी है, ठीक है, उसमें आंसर में सभी होता है। ऑक्सीकरण का प्रभाव सबसे अधिक किस पे होता है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडाइज, मतलब नमी के कारण, किसी में जंग, जैसे लोहा में जंग लग गया था, किस कारण? नमीकरण, वायु या पानी के कारण, तो वो लोहे वाली चट्टान में ऑक्सीकरण होता है, ये हम लोग साइंस में भी पढ़े थे, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलयोजन या ऑक्सीकरण? ये तो अभी जिक्र किया हम लोग, क्या? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनेटीकरण किस प्रकार के अपक्षय में आएगा? कार्बनेटीकरण, अरे ये तो कार्बन, कार्बन संबंधित है, कार्बनीकरण है ना, कार्बन अगर लग गया तो क्या होगा? भौतिक या रासायनिक? तो हम लोग साइंस में पढ़े कार्बन रसायन में पढ़ते हैं, तो रासायनिक करके। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव किस क्रिया में अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का तुम आप लोग पढ़े होंगे, वृहत संचलन क्या होता है? वृहत संचलन, है ना, कभी जब मान लो ये बहुत बड़ा जमीन था, ठीक है, और यहाँ से हम इस जमीन को, जैसे कोयला, जब खदान बहुत बड़ा होता है, जब हम लोग अंदर तक खोद देते हैं उसको, ठीक है, यहाँ से सारा कोयला निकालते हैं, ऊपर की जमीन क्या होती है? सिर्फ खड़ी रहती है छत के जैसा, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच देता है, इस कारण ये धंस जाता है, ठीक है, जिसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है भूस्खलन, ठीक है, तो वो होता है वृहत, मतलब भूस्खलन जो है वो वृहत संचलन का एक एग्जाम्पल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है, तो वृहत संचलन इसका आंसर होगा। अगर इसमें अगर रहता ये भूस्खलन, तब भूस्खलन भी आंसर हो जाता है। समुद्री लहरें
किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है? ये तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि समुद्री है तो तटीय स्थलाकृति, बीच में तो बनाएगा नहीं, तट में ही बनाएगा। जैविक अपक्षय निम्न में से कौन सा सहायक है? जैविक अपक्षय में, तो जैविक में पौधा भी सजीव है, जानवर भी सजीव है, मानव भी सजीव, सब ठीक है। जो सब किसी तरह से किसी को हरास करेगा, किसी की टुकड़ा करेगा, ठीक है, पत्थर को कटाएगा, ठीक है, या चाहे सूक्ष्मजीव हो, मानव हो, जानवर, कुछ भी करे, वो अपक्षय के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेपण का क्या, निक्षेपण का अर्थ क्या है? निक्षेपण क्या होता है? जो भी गाद, जो भी जमीन, जो भी टुकड़ा उकड़ा, जो भी कुछ भी हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, कोई भी चीज हो गया, बालू हो गया, जब एक जगह जमा हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना निक्षेपण। तो इसका आंसर क्या होगा? पदार्थ का जमना। अपर्दन के प्रमुख साधन कौन से हैं? अपर्दन किससे होता है? अपर्दन मतलब किसी चीज का कटाव, ठीक है। मान लो एक जगह बहुत बड़ा जमीन है, बहुत तेज पानी आया और उस वहां की मिट्टी बालू को काट के हटा दिया, ठीक है, तो वो अपर्दन। तो जल से भी हो सकता है, पवन से भी हो सकता है, बहुत तेज हवा चल रहा है तो धीरे धीरे पत्थर, बहुत सारे हम लोग देखेंगे बहुत सारा पत्थर बहुत चौड़ा था, बहुत सालों बाद, लाखों साल बाद वो पत्थर छोटा सा बचा, तो उसको अपर्दन बोलते हैं। हिमनद सबके साथ होता है, उपरोक्त सभी। भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम क्या होगा? पर्वत निर्माण, समतलीकरण, भूकंप या ज्वालामुखी, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम क्या होगा? पर्वत निर्माण होगा, समतलीकरण होगा, भूकंप होगा, या भूकंप ज्वालामुखी तो नहीं होगा, ठीक है। पर्वत निर्माण, ठीक है, ये हो सकता है, पर्वत निर्माण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा है। तल संतुलन किस सतह से संबंधित है? तल संतुलन मतलब तल फ्लोरिंग है ना, उसको तो समतलीकरण संबंधित है। भीयकार की घाटी किससे बनती है? भीयकार की घाटी, ठीक है, नदियों का जो कटाव होता है, मान लो बहुत ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्पीड पहाड़ पठार है और बहुत तेज नदी आया, तो युवा अवस्था में अगर होगा बहुत तेज स्पीड में आएगा तो उसको काट देगा, तो भीयकार घाटी किससे बनेगा? नदी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यू आकार की घाटी किससे बनता है? भी आकार घाटी नदी से बनता है, भी आकार की घाटी नदी से बनता है, यू आकार की घाटी बनता है आपका हिमनद से, ठीक है। डोलाइन किस क्षेत्र में मिलती है? डोलाइन जो मिलता है, डोलाइन, स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ये सारा याद रखेंगे आप लोग। स्टेलेक्टाइट पूछ दे, स्टेलेगमाइट पूछ दे, स्टेलेगमाइट पूछ दे, ये डोलाइन पूछ दे, ये सब जो है वो कास्ट प्रदेश, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर वाला प्रदेश, ठीक है, तो वो कास्ट प्रदेश में मिला। हिमानी अपरदन से बनने वाली आकृति कौन से? हिमानी मतलब बर्फ से, बर्फ के अपरदन से कौन सी आकृति बनेगी आपका? ठीक है, बालू टिब्बा, डेल्टा, जलप्रपात या झील, ठीक है। तो हिमानी, ठीक है, डेल्टा बनेगा, जलप्रपात बनेगा, बालू टिब्बा बनेगा। ऑप्शन क्वेश्चन गलत था, एक भी आंसर में आंसर नहीं है, ठीक है। अगर हवा पूछता, हवा के निक्षेपण से, तो वो बालू टिब्बा होता आंसर। डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, नदी के द्वारा। नदियाँ जब वृद्धावस्था में हो जाती हैं, ठीक है, नदियाँ जब वृद्धावस्था में हो जाती हैं, ठीक है, जब, तो वो सारा डिपॉजिट समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले वो सारा अपना जो भी गाद जमा करके ले आती है वो डिपॉजिट करना शुरू करती है, तो ये बन जाता है आपका डेल्टा। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। यारडांग किस क्षेत्र की विशेष आकृति है? यारडांग, ठीक है, तटीय, हिमानी, मरुस्थलीय या परिवर्तीय, पर्वतीय, ठीक है। तो यारडांग क्या होता है? यारडांग होता है मरुस्थलीय। मरुस्थल में जब बहुत बड़े चट्टान जो होते हैं, बड़े बड़े चट्टान, ठीक है, जो बहुत होते हैं, जब बहुत हवाएं चलती है या कुछ भी होता है, तो वो उसका क्या होता है, अपक्षय हो जाता है, तो वो पतला सा बचता है, ठीक है, इतना चौड़ा, इतना ही चौड़ा बचेगा, तो अपक्षय हो गया, तो उसको, उस आकृति को बोलते हैं अर्धांग। ये चलता है मरुस्थल, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं मरुस्थलीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरैन किससे संबंधित है? मोरैन नाम से पता चल रहा है, लेकिन अगर हम इसका हिंदी नाम बोल देंगे, मोरैन मतलब होता है जलोढ़, ठीक है। कभी इंग्लिश नाम पूछ के कंफ्यूज करता था। जलोढ़ किससे संबंधित होगा? नदी से, क्योंकि नदी लेके आएगा जल वाला, जितना भी मिट्टी वगैरह। बाढ़ मैदान किस प्रक्रिया का परिणाम है? बाढ़ मैदान तो किससे? बाढ़ मैदान मतलब नदियों के बाहर जो बड़ी बड़ी मैदानें बनती हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदान है, जो उपजाई बहुत ज़्यादा है, किसके कारण बनेगा? निक्षेपण के कारण, अपरदन के कारण, ज्वालामुखी के कारण, किसके कारण? तो जो भी मैदान बना है वो बहुत सारे बार बार डिपोजिट करते जाएगा बालू वगैरह को, मिट्टी वगैरह, तभी नहीं बनेगा, तो निक्षेपण। कास्ट स्थल रूप का निर्माण किस चट्टान में होता है? हम लोग पहले एक क्वेश्चन अभी पीछे जिक्र किए, ठीक है, कि कास्ट प्रदेश, ठीक है, तो चूना पत्थर वाला, चूना पत्थर में ही ये सारे आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? पवन हवा द्वारा, ठीक है, डेल्टा, टिब्बा, झील या प्रपात। पवन हवा क्या जल प्रवाह बना सकता है? नहीं। झील बना सकता है? नहीं। डेल्टा बना सकता है? नहीं। टिब्बा, बालू टिब्बा, जो बहुत सारा बालू का जो जमाव होता है, एक जगह बहुत ज्यादा जमा होता है बालू, से टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर स्थिरांक क्या है? सौर मतलब सूर्य से संबंधित होगा, पृथ्वी का तापमान नहीं, ठीक है। ये है आपका वायुमंडल के ऊपरी भाग पर, वायुमंडल में कहीं भी प्रति इकाई
प्रति यूनिट इकाई पे जो प्राप्त सौर ऊर्जा होता है उसी को बोलते हैं सौर स्थिरांक। अधिक किसी स्थान का अल्बिडो अधिक, अल्बिडो क्या होता है, पृथ्वी जितना भी सूर्य किरणें लेती हैं और जितना वापस कर देती हैं, ठीक है, वही आपका कहलाता है अल्बिडो। ठीक है, अगर अल्बिडो अधिक हो जाए तो सारा एनर्जी वापस चल जाएगा, सारा ऊर्जा वापस चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, समताप रेखाएं क्या है, समताप रेखाएं समान तापमान समताप रेखाएं। वायुदाब मापने का अंतर क्या है, ठीक है, वायुदाब, थर्मामीटर क्या मापता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है, बैरोमीटर क्या मापता है, वायुदाब मापता है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, अच्छा दो चार क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता को, हाइग्रोमीटर मापता है आर्द्रता। एनोमीटर क्या मापता है, वायु की गति, वायु की गति, स्पीड। उच्च दाब से निम्न दाब के चलने वाले वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। उच्च दाब से हवा कैसे चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, अल्बिडो का अर्थ क्या है, ये हम लोग देख लें। अल्बिडो का अर्थ सूर्य प्रकाश का परावर्तन, जितना परावर्तन होगा उसी को बोलते हैं अल्बिडो। वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, इसमें क्षोभ मंडल में। सब ताप मंडल में क्या होती है, यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह चलता है। ठीक है, आयन मंडल, रेडियो एक्टिव जितना भी वो सब वहां पाया जाता है। आईटीसीजेड का फुल फॉर्म पहले आप बता, आईटीसी पहले जान लो आईटीसीजेड होता क्या है। सूर्य की किरणें, ठीक है, जहां पे लंबवत पड़ती, मान लो ये पृथ्वी है, जहां पे भी लंबवत पड़ेगा उस एरिया को बोल देंगे हम लोग आईटीसीजेड। ठीक है, ये होता है इंडियन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कहाँ है, हाँ, इंडियन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये बी नंबर। आईटीसी क्षेत्र में किस प्रकार दाब मापता है, जब बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ रही थी, यहाँ की सारी हवाएं गर्म हो गई, क्या हो जाएगी, ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगे कौन सा दाब बनेगा, निम्न दाब बनेगा। ठीक है, संवहन वर्षा सामान्यतः कहाँ होती है, संवहन वर्षा क्या होती है, जब हवाएं ठंडी नहीं हवाएं आती है, जब ऊपर उठती है, ऊपर में बादल में संघनन कराती है, नॉर्मल गिरा देती है पानी, वही होता है संवहन वर्षा। कहाँ मिलेगा वो हमको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ओरोग्राफिक वर्षा का संबंध किससे है, ओरोग्राफिक मतलब होता है, ये बता रखिएगा, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, क्या है, पर्वत से संबंधित है। पवन की दिशा को प्रभावित करने वाला बल क्या है, पवन की दिशा, ठीक है, कैसे प्रभावित होगा, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण एक बल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है, जिसके कारण यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो सीधी ना चल के बाईं ओर मुड़ जाएंगी, और ऊपर से जो हवाएं चली सीधा ना चल के इधर दाईं ओर मुड़ जाएंगी, दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये पवन की दिशा को चेंज करता है वो कोरियोलिस बल, इसको पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कौन सा होगा, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर कैसा होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो ध्रुवों पर होता है सबसे ज्यादा, और सबसे कम होता है बीच में। ठीक है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर कैसा होता है, सबसे अधिकतम। व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है, व्यापारिक पवनें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीन स्थानीय पवने हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ठीक है, तो व्यापारिक पवने के बारे में पूछा है। व्यापारिक पवने आप जान लीजिए, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, ठीक है, ऊपर भी 30 डिग्री, यहाँ पे जो पौने चलती हैं उसको बोलते हैं व्यापारिक पौने। ठीक है, इनका डायरेक्शन क्या होता है, इनका डायरेक्शन होता है, अगर इधर से चले, अभी देख लें, अगर इधर से चलेगा तो लंबवत तो चलेगा नहीं, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की ओर, उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चलेगा, उत्तरी गोलार्ध में चलेगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर नीचे से जाएगा तो नीचे से इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये आपका हो गया ईस्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट से इधर नॉर्थ, और इधर क्या वेस्ट। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई। ठीक है, किसमें, अरबी, मौसम जिसका मतलब होता है मानसून। आर्द्रता मापने का यंत्र हम लोग देख लें, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता मापता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है, एनोमीटर वायु की गति, बैरोमीटर वायु दाब। समदाब रेखाएं क्या दिखाती है, समदाब रेखाएं दिखाती है समान दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, चक्रवात। ठीक है, चक्रवात जो उठते हम जानते हैं, बीच में लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर हवाएं भरने के लिए आती हैं इसको। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण सब दाहिनी ओर मुड़ेंगी, जिसके कारण ये वाला गति हो जाता है आपका, ये गति, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। कॉपी ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया था, कॉपी ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो किया था तापमान और वर्षा के आधार पे। एफ जलवायु का संबंध क्या है, ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और एफ का मतलब होता है फुल रेन। ठीक है, तो कहां पे होगा, विषुवतीय वर्षा रेन। ठीक है, बी का मतलब होता है, आप लोग कोपेन का जलवायु ABCDE सब याद रखिएगा क्या होता है। बी का मतलब होता है, ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, और डब्ल्यू का मतलब होता है शीत ऋतु में पानी नहीं गिरना, मतलब पूरी तरह शुष्क, शीत में पानी नहीं गिरना, ये होता है डब्ल्यू।
ठीक है। तो मतलब पूरी तरह शुष्क, मतलब कहाँ होगा वो, मरुस्थलीय में होगा। वैश्विक उष्मीकरण का प्रमुख कारण क्या है? उष्मीकरण मतलब विश्व ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रहा है, तो बढ़ रहा है। समुद्री समीर दिन में किस समय चलता है? समुद्री समीर, अगर यहाँ पानी है, यहाँ धरती है, सबसे जल्दी गर्म होता है, मतलब लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे लेट से गर्म होता है इसलिए हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगा, मतलब समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। सामान्य ताप प्रवणता दर लगभग कितनी है? ताप प्रवणता दर क्या होता है पहले आप जान लीजिए। मतलब जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अरे भाई, ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, लेकिन उसका दर बताओ कैसे कम होता है, कितना, क्या कम, कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस। प्रति चक्रवात की मुख्य सतह क्या है? चक्रवात में क्या होता है? अगर चक्रवात चक्रवात नीचे से ऊपर चलते जाता है जिससे बहुत ज्यादा भारी बारिश लाता है, भारी वर्षा लाता है। लेकिन प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात ऊपर से नीचे उतरता है वो, तो जो भी नमी वगैरह हवा होगा, नमी हवा, वो सब नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो बादल ही नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा। जब बादल नहीं बनेगा तो आकाश क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, नाइट्रोजन नहीं है। ओजोन परत वायुमंडल किस में पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है आपका समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। एल नीनो का प्रभाव क्या होता है? जब एल नीनो आता है, ठीक है, प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, जल धाराएं जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वहां से जब हवाएं आती है भारत की ओर, तो शुष्क हवा लेके आती है। जब शुष्क हवा आएगा, जब उसमें नमी रहेगा, तो पानी गिरा पाएगा क्या? नहीं गिरा पाएगा था। एल नीनो जब आएगा तो मानसून कमजोर हो जाएगा भारत में। अस्थायी पवने कौन सी पवने 30 डिग्री से भूमध्य, अभी हम लोग बताएं कि व्यापारिक पवने जो चलती है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर चलती है। जब 30 डिग्री से भारत की ओर बहेंगी, भूमध्य रेखा की ओर सॉरी बहेंगी, तो कौन सी पवने? व्यापारिक पवने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सी बादल आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं? बहुत सारे टाइप के बादल थे, जिसमें से सबसे ऊंचाई पर जो स्थित होता है, ठीक है, वो होता है पक्षाभ बादल, ठीक है। अच्छा, कपासी बादल क्या है? ये तड़ित, गड़कता मड़कता जो भी है, ठीक है, सॉरी, गड़कता मड़कता जितना भी है वो तड़ित कपासी बादल होता है। लेकिन कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है? द्रव से गैस में बदल रहा था, कौन सा? वाष्पीकरण। कौन सी तड़ित में किसे कहते हैं? अभी हम लोग देख लें कपासी बादल, वैसे ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ऑप्शन है? हाँ, दिया है, तो कपासी, ठीक है, कपासी वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ये रिपीट करिए क्वेश्चन। पच्छाभ मेघ सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर तो कुछ होता नहीं है, एनोमीटर वायु की गति मापता है, ठीक है, और बैरोमीटर दाब मापता है। क्वेश्चन बस समाप्त होने वाला है लगभग। क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन क्या था? हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। जैव विविधता, जैव विविधता जो वर्ड दिया था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड दिया था, सबसे पहले वो दिया था वाल्टर रोजन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कि जैव विविधता जो वर्ड सबसे पहले दिए थे वो दिए थे रोजेन, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, वो क्वेश्चन हो सकता है हम अगले पार्ट में लेके आके वो सब क्लियर कर देंगे। आज जो इतना इतना करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण वास्तविक दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। अगर कंफ्यूज रॉन्ग होगा तो करेक्ट करेक्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट में। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है हमको। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? भारत कौन सा देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बड़ा सीमा साझा करता है वो, ठीक है। भारत की सीमा कितनी लंबी है? भारत की अगर टोटल सीमा पूछ ले जाए, भारत की अगर टोटल सीमा पूछ, सिर्फ तटीय नहीं है, अगर भारत की सीमा दो टाइप हो गई, एक तो पूरा एरिया, ठीक है, जो भी था, ठीक है, और अंडमान निकोबार भी तो हमारा, लक्षद्वीप भी तो हमारा है, ठीक है, अंडमान निकोबार हमारा है, लक्षद्वीप हमारा है, ठीक है, ये सब मिला के दिया जाए तो वो होता है आपका 7516 पॉइंट समथिंग, पूरा पूरी 7517 किलोमीटर। अगर सिर्फ पूछ ले तटीय इलाका, ठीक है, तो वो होगा आपका 6100 किलोमीटर।
पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सा राज्य? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? ठीक है, तो किसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? तो मेघालय बीचों बीच में थी इसके, सॉरी सॉरी मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा तो वो गोवा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान अंडमान को निकोबार से, मान लो ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार, कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? वो चल करता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी किसको बोलते हैं? नीचे जो भी तटीय इलाका वाला जो जितना भी नदी इधर बहता है, ठीक है, दक्षिण भारत में जो भी नदी बहती है उसको प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। कौन सा नदी? गंगा तो ऊपर में है, ब्रह्मपुत्र ऊपर में है, सतलुज भी ऊपर में है, गोदावरी नदी नीचे भी बहती है, गोदावरी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान होता है, यहाँ से 3 नदी निकलती है, एक सिंधु नदी, एक सतलुज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। उसका नाम क्या है? तो नाम है मानसरोवर झील, यहीं पे। ठीक है, तिब्बत का मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से नदी थी? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले जानते हैं हम लोग इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम लोग क्या? सांगपो। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, पश्चिम, इधर पूर्व इधर पश्चिम, कौन सी नदी? ठीक है, महानदी यहाँ इधर बहती है, कृष्णा इधर, ठीक है, कावेरी भी इधर ही बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। डेल्टा का निर्माण किससे होता है? ठीक है, डेल्टा का निर्माण अपरदन से निक्षेपण से। हम बार बार बता चुके हैं कि नदियां जब बूढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो समुद्र से मिलने से पहले वो डिपोजिट करना स्टार्ट करती है अपना सारा गाद वगैरह। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग तो निक्षेपण से, डिपोजिशन से। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, वो है क्या? सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाता है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी है यमुना की। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, ठीक है, चंबल, बेतवा और एक है केन। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, 3। और ये यमुना नदी किसकी लास्ट में मिल जाता है? गंगा नदी से। गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? ये आपका त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है? ठीक है, हम देख लिए अभी पिछले क्वेश्चन में, कौन सा? अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह, एक बात जान लीजिए, पूर्ववर्ती अपवाह होता क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह होते हैं वैसी नदी है जो बहुत सालों से बह रही है, मतलब पहाड़ पठार बनने से पहले। ठीक है, मान लो हिमालय बना, तो हिमालय बनने से पहले वो नदी बह रहा था। ठीक है, तो वो वैसी नदियों को बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। ठीक है, जिसमें आप तुम्हारा आपका गंगा भी आ जाता है, गंगा बोल रहे हैं सॉरी, ब्रह्मपुत्र भी आ जाता है, ठीक है, सिंधु भी आ जाता है आपका, और सतलज भी आ जाता है आपका। ठीक है, ये तीनों नदियाँ पहाड़ पठार के बनने से पहले बह रही है, उसी को बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र। महानदी का डेल्टा किस राज्य में है? महानदी उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, तो वहीं पे बनेगा। भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी किसको बोलते हैं? जब दो, मान लो पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ढलान था, ढलान बोल सकते हैं, मतलब यू आकार भी अगर घाटी में लोग देख लिए, बहुत ज्यादा पतला संकीर्ण है ना, वहां से कौन सी नदी बहती है? तो वो बनती है आपका नर्मदा। ठीक है, कौन सा? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती से बहुत क्वेश्चन पूछता है, खास करके नर्मदा से। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? यमुना नदी अभी बताया कि यमुना नदी लास्ट में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी मिलती है कहाँ पे? प्रयागराज में। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा, भारत, गंगा नदी उत्तर भारत की इंपॉर्टेंट नदी है, उसी तरह दक्षिण भारत की इंपॉर्टेंट नदी है आपका गोदावरी, और इसी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। डेंड्राइटिक अपवाह पैटर्न किससे मिलता है? डेंड्राइटिक पैटर्न अपवाह होता है, ये सब जितना भी पैटर्न है ये है नदियों की जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां जब आपस में आके मिल जाती हैं, ठीक है, तो अगर वो पेड़ के गुच्छा के समान मिल रही है, ठीक है, पेड़ के गुच्छा समान, तो उसी को बोलते हैं डेंड्राइटिक अपवाह। ठीक है, तो वृक्ष की शाखाएं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या जाता है? उसको कहा जाता है आपका पद्मा।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ठीक है, हम जान रहे हैं कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन सा? पहला चिनाब है। ठीक है, चिनाब। ठीक है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इन पांचों नदियां लास्ट में सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, और इन्हीं 5 नदियों को हम लोग पंचनद बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं पांचों नदी के नाम पे पंजाब नाम पड़ा है। ठीक है, सारा कुछ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन से पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु, क्योंकि सिंधु में ही इन तीनों मिल जाता है लास्ट में, तो सिंधु इसमें शामिल नहीं है। सुंदरबन डेल्टा जिक्र कर ले चुके हम लोग, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड हो गया। आशा करता हूँ आप सभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन बीच में कंफ्यूजन हो गया था, तो वो आप कमेंट में करेक्शन कर दीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन एक एक्यूरेट सही था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप सारे क्वेश्चन देख के जाइएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक योर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।